ओके जी, अब हम देखेंगे जी यूनिट वाइज क्या पोजीशन है। दो तरह की डेटा हम जब मार्केट की पोजीशंस देखते हैं तो वॉल्यूम वाइज भी देखते हैं और यूनिट वाइज भी देखते हैं। वैल्यू वाइज और यूनिट वाइज चीज़ें वेरी कर सकती हैं, कंपनी की पोजीशंस आगे पीछे हो सकती हैं वैल्यू और यूनिट के पॉइंट ऑफ व्यू से। जैसे कि हम अगर यहाँ देखें जीएसके, एबर्ट, सामी, सेल और मार्टिन, ठीक है जी। तो यहाँ पर सामी हमारे पास है 4th नंबर पे वैल्यू में, ठीक जी, वैल्यू में, ये याद रखिएगा, ये वैल्यू वाइज सब देख रहे हैं। और यहाँ पर सामी हमारे पास 3rd नंबर पे है यूनिट में। इसका मतलब ये है कि सामी के जो टोटल यूनिट सेल आउट हुए हैं डोजेज फार्म्स के, उसका उनका ये नंबर है। ये नंबर ज्यादा है गेट्स फार्मा से, ठीक है। गेट्स फार्मा का 7th पोजीशन पे चला गया यूनिट में। इससे दूसरी बात ये निकलती है कि सामी गेट्स फार्मा 100,000 10 करोड़ यूनिट सेल करके 10 करोड़ यूनिट सेल कर रहा है और सामी ने 13 करोड़ यूनिट सेल किए हैं। गेट्स फार्मा ने 10 करोड़ यूनिट सेल करके ज्यादा रेवेन्यू जनरेट किया है, यहाँ पर 3rd पोजीशन पे आया है रेवेन्यू में। और सामी ने जितना यूनिट सेल किए हैं 13 करोड़ यूनिट सेल किए हैं, लेकिन वैल्यू उसकी जो है वो कम है, यानी कि इसकी प्राइस जो है वो सामी की कम है गेट्स फार्मा की कंपनी से, जिसकी वजह से यूनिट तो इसके ज्यादा हैं लेकिन जो रेवेन्यू जनरेट हुआ है वैल्यू में वो कम है सामी का, ठीक है जी। तो यूनिट वाइज कौन कितने ज्यादा यूनिट बेच रहा है। अब इसमें से एक बात और ये निकलती है कि सामी का पेशेंट या सामी का कस्टमर ज्यादा है गेट्स फार्मा से। सामी की प्रोडक्ट्स ज्यादा यूज हुई हैं गेट्स फार्मा की प्रोडक्ट्स से, ठीक है ना। गेट्स फार्मा 3rd पोजीशन पे स्टैंड करता है अकॉर्डिंग टू वैल्यू और सामी स्टैंड करता है 3rd पोजीशन पे अकॉर्डिंग टू यूनिट्स। गेट्स फार्मा के यूनिट्स जो यूटिलाइज हुए हैं डोजेज फार्म के वो 10 करोड़ हैं और सामी के 13 करोड़ यूनिट्स यूटिलाइज हुए हैं, यानी कि 3 करोड़ ज्यादा डोजेज यूनिट्स यूटिलाइज किए गए हैं मार्केट में। सामी का पेशेंट, सामी का कस्टमर ज्यादा है एज कम्पेयर टू गेट्स फार्म। तो ये वैल्यू और यूनिट की बात क्लियर हुई है आपको, इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? यस सर, क्लियर है। नो सर, क्लियर है। जी, किसने कहा है नो? कौन था? सर नो कंफ्यूजन, नो नो, कंफ्यूजन। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। तो यूनिट वाइज में जो 10 करोड़ से ज्यादा यूनिट सेल कर रहे हैं जी वो जीएसके, एबर्ट, सामी, सेल, मार्टिन, जीएसके और गेट्स हैं। उसके बाद 7 करोड़ और 53 लाख से फिर यूनिट स्टार्ट हो रहे हैं बोश, सनोफी, बेवर, डेटको वगैरह के, ठीक है जी। यूनिट वाइज हमारे पास यहाँ पे कंट्रीब्यूशन भी दी हुई है यूनिट वाइज की। अच्छा जी, एक बात और देख लेंगे, जीएसके 25 बिलियन रुपीस की इसने जो है वो वैल्यू है पीकेआर में, 2% ग्रो करके आया है वैल्यू पे, 2% ग्रो किया है इसने वैल्यू पे। लेकिन अगर जीएसटी की आप यूनिट वाइज देखें तो इस 33 करोड़ के जो इसके यूनिट बनते हैं उस पे ये -4.98% लेके आया है, यानी कि इसके पिछले साल 2016 में इसने ज्यादा यूनिट सेल किए थे, जबकि 2017 में इसने कम यूनिट सेल किए हैं कंपेरेटिव टू 2016। लेकिन वैल्यू में ग्रोथ लेके आया। वैल्यू में ग्रोथ क्यों लेकर आया? प्राइस चेंज की वजह से। जी हाँ, प्राइसिंग की वजह से इंक्रीज आई है, या फिर कोई एक ऐसी कोई प्रोडक्ट इसने लॉन्च की है जिसकी के वैल्यू ज्यादा है, जिसकी जो कि ज्यादा रेवेन्यू जनरेट करके दिया होगा उस प्रोडक्ट में, ठीक है। सिमिलरली आईसीआई की क्या पोजीशन है जी? -16.32% यूनिट वाइज इसने डिप दिया है जी यूनिट में। यहाँ पे कहाँ है आईसीआई? आईसीआई है ही नहीं भाई, वैल्यू में नहीं है ना, इधर आईसीआई नहीं है। तो यूनिट वाइज
यूनिट वाइज आईसीआई 13 नंबर पे खड़ी हुई है, लेकिन वैल्यू में कहीं भी नहीं टॉप 20 में नहीं आ रही, यानी कि बिल्कुल ही सस्ता माल बेच रही है। यही मतलब होगा ना इसका, या नहीं? यस सर। बिल्कुल ही सस्ता माल बेच रही है भाई। ये भी जाना इसका। सर जी जी बोलो। सर तो जो परसेंट प्रॉफिट है उसके हिसाब से रेवेन्यू जनरेट नहीं होता, या क्या कॉन्सेप्ट है, रेवेन्यू का देखें, क्या रिलेशन है? रेवेन्यू तो वो सारा सारा बिजनेस है जो कि इन टर्म्स ऑफ मनी आपको मिल रहा होता है। लेट से कि आपने इन्वेस्टमेंट की 1,000 की, आपने और कोई दूसरी कॉस्ट लेबर वगैरह लगाई 1,000 की, पैकेजिंग वगैरह रॉ मटेरियल फर्दर आपने लगाया 1,000 का, 3,000 हो गए। अच्छा, 3,000 में फिर आपने मार्केटिंग एक्टिविटीज वगैरह की कॉस्ट लगाई, 4,000 हो गए। आप जितने की प्रोडक्ट आपकी वो सेल हो रही है, जितना अमाउंट आपके पास इन हैंड्स आ रहा है, वो है रेवेन्यू। अब उसमें आपकी इन्वेस्टमेंट क्या है, आपकी लेबर कॉस्ट क्या है, आपकी पैकेजिंग कॉस्ट क्या है, दूसरी कॉस्ट क्या है, वो नहीं। ठीक है ना? लेट से कि आपने घर पे एक केक बनाया, ठीक है ना, आपने घर पे एक केक बनाया, उसको आपने सेल किया 1,000 रुपीज का। ठीक है जी। 15 डेज में आपने टोटल जो है वो 20 केक्स सेल किए, आपके पास रेवेन्यू हो गया 20,000 रुपीज का। ये रेवेन्यू है आपका। अब उसमें से आपका मटेरियल कॉस्ट निकलेगी, इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट निकलेगी, इक्विपमेंट कॉस्ट निकलेगी, उससे हमें मतलब नहीं है। बात ये है कि आपने मार्केट में 20 केक्स सेल किए हैं और आप 20,000 उस मार्केट से लेके गई हैं। ठीक है जी। अब इसी तरह से आपका दूसरा कंपटीटर है जिसने के केक्स बनाए हैं और वो 100 रुपीज का केक सेल किया है उसने मार्केट में। ठीक है जी। उसने जितने पीरियड में आपने 20 केक सेल किए हैं, उसने किए हैं 40 केक सेल किए हैं, 40। उसका रेवेन्यू कितना बना? सिर्फ 4,000 रुपीज का। आपका रेवेन्यू बना 20,000 रुपीज का। तो अगर हम यूनिट वाइज बात करेंगे तो हम ये कहेंगे कि जो आपका कंपटीटर है जो कि 100 रुपीज का जिसने केक सेल किया है मार्केट में, उसका कस्टमर बेस ज्यादा है, उसने यूनिट ज्यादा सेल किए, यूनिट बेचने में वो आपसे आगे, रेवेन्यू जनरेट करने में आप उससे आगे हैं। आप क्या जरूरत है 40 कस्टमर की? आपने जो है वो 20 सेल करके उससे कई गुना ज्यादा आपने बिजनेस जनरेट कर दिया। सही, जी सर समझ गए। ठीक है, चलिए। सर तो फायदेमंद जो है वो ज्यादा यूनिट बेचने वाला नहीं होगा, ज्यादा बेनिफिट इन टर्म्स ऑफ मनी जो इसका आ रहा है वो हम उसको बोलेंगे। ये अपनी अपनी प्रायोरिटीज हैं, अपनी अपनी स्ट्रेटेजीज हैं। देखिए ना, एक ठेले वाला जो समोसा बेच रहा होगा 10 रुपए का, वो दिन में 2,000 समोसे बेच लेता होगा। ठीक है ना? और जो शेरटन होटल है, शेरटन होटल अगर दिन में 100 समोसे भी बेच रही होगी अपने कस्टमर्स को, तो वो उससे कई गुना ज्यादा प्रॉफिट जनरेट कर रही होगी। लेकिन अपने एनवायरनमेंट के हिसाब से जो आपके मोहल्ले में एक ठेले वाला जो समोसा बेच रहा होगा, वो उसकी स्ट्रेटेजी को नहीं पहुंच सकता, शेरटन होटल की स्ट्रेटेजी को, जो उसकी अपनी वर्किंग, जो उसके फैक्टर्स हैं। इसी तरह से एक शेरटन होटल वाला ये नहीं सोच सकता कि मैं 10 रुपए का समोसा बेचूं और मेरे पास दिन में 2,000 कस्टमर्स आ जाए, एक रश सा लगा है मेरे पास ठेले के आगे। तो वो अपने अपने अपनी अपनी स्ट्रेटजीज और अपनी अपनी प्रायोरिटीज हैं कि कौन अपने लिए क्या चीजें सेट करता है। सही है। चलिए आगे चलते हैं। अच्छा, ये देन थेराप्यूटिक कैटेगरीज इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में क्या पोजीशन है जी थेराप्यूटिक कैटेगरीज की? कितना वैल्यू, कितना वैल्यू जो है वो जनरेट हो रहा है किस एरिया से? ओके जी। तो एलिमेंट्री ट्रैक्ट एंड मेटाबॉलिज्म की, यानी कि गैस्ट्रोइंटेस्टिनल रिलेटेड जो प्रोडक्ट्स हैं वो टॉप पे खड़ी हुई हैं जी। एलिमेंट्री ट्रैक्ट एंड मेटाबॉलिज्म रिलेटेड। ठीक जी। तो डायबिटीज भी इसी में आ जाएगी ना, मेटाबॉलिज्म में आ जाएगी। डायबिटीज भी मेटाबॉलिज्म में आ जाएगी। तो फर्स्ट नंबर पे ये है जी 817 नहीं 81 बिलियन, 81 बिलियन रुपीस की मार्केट हो जाएगी। ऐसा ही होगा ना? सही पढ़ रहा हूँ मैं? नहीं कि करेक्ट कर दे मुझे भाई मैं अगर गलत कह रहा हूँ। तो 325 बिलियन रुपीस की जो मार्केट थी उसमें से 81
बिलियन रुपीस की जो थेराप्यूटिक कैटेगरीज जिसमें सेल होती है वो एलिमेंट्री ट्रैक्ट एंड मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड प्रोडक्ट है। 12.25% लास्ट ईयर ग्रोथ किया इन्होंने। वंस अगेन 2017 का ये डेटा है और हाईएस्ट मार्केट शेयर इनका 23.7 ये हासिल कर रहे हैं। सिस्टमिक एंटी इन्फेक्टिव्स यानी कि एंटी बैक्टीरियल्स, एंटी माइक्रोबियल्स, एंटीबायोटिक्स जो सारी कैटेगरी है सिस्टमिक, वो सेकंड नंबर पे है। नर्वस सिस्टम से रिलेटेड थर्ड नंबर पे, कार्डियोवैस्कुलर फोर्थ नंबर पे। पाकिस्तान में कार्डियोवैस्कुलर ने ग्रो किया है भाई 10.94% पे। कार्डियोवैस्कुलर पाकिस्तान में अभी भी मार्केट उसकी ग्रो कर रही है। अच्छा जी, मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम देन आ रहा है, रेस्पिरेटरी, और इसके अलावा फिर वेरियस पे इन्होंने सब एक साथ मिक्स कर दिए हैं दूसरे कई दूसरी चीज़ों को। ठीक है जी, तो इसमें कोई ऐसी बात जो आप जानना चाहें क्या हो सकती है? एंटीनियोप्लास्ट, अच्छा एंटीनियोप्लास्ट नेगेटिव गया है। अच्छा ये नेगेटिव क्यों गया होगा? ये एंटीनियोप्लास्टिक यहाँ पे क्यों नेगेटिव गया होगा? सर पेशेंट्स कम है यहाँ पे? पेशेंट्स तो इंक्रीज ही होते जा रहे हैं, लेकिन आई थिंक कि मैंने इस्तेमाल कम करते होंगे। इस्तेमाल भी करते हैं, लेकिन ज्यादातर प्रोडक्ट्स जो है ना यहाँ पे इंडिया से आ रही है न्यूप्लास्टिक की। इम्यून उसकी एंटी कैंसर जो प्रोडक्ट्स हैं वो इंडिया की प्रोडक्ट्स हैं यहाँ पर। तो यहाँ के जो मैन्युफैक्चरर्स है या तो वो बना नहीं रहे उसको, उनके लिए उस पेशेंट बेस में शायद अट्रैक्शन नहीं है। अट्रैक्शन नहीं है ना, तभी तो ये नहीं है। यहाँ पे देखें ना, थेराप्यूटिक एरिया में ऑन्कोलॉजी तो हमारे पास टॉप पे ही नहीं जी। अब जब टॉप पे नहीं है तो ये होगा। सर एक्सपेंसिव भी होंगी बहुत ज़रा सी, लोग खरीदते नहीं होंगे। जी जी बहुत एक्सपेंसिव है। 5000 प्लस की जो है 7 डेज की थेरापी बनती है सिर्फ ओरल डोजेज फॉर्म में। जी सर, ये भी वजह होगी। ठीक है, तो ये हमारे पास पाकिस्तान की फार्मा मार्केट की एक थेराप्यूटिक कैटेगरीज की जो पोजीशंस हैं वो उसकी एक पिक्चर हमारे सामने आ गई कि जिस जहाँ के लोगों को ज़्यादातर जो है वो मैदे के मसाइल का खाते पीते ज़्यादा हैं, बेतुका खाते हैं, बेहंगम खाते हैं, दावतों पे जाते हैं तो ऐसे टूट पड़ते हैं कि कभी दोबारा सुबह हो या ना हो, कल हो ना हो, है ना। तो देखें जी, अंग्रेजों की डिजीजेस में हमारे डिजीज में कितना डिफरेंस है। वहाँ बेचारा को ऑन्कोलॉजी है और यहाँ हमने खाने पे अपनी जिंदगी तबाह कर रखी है। चलें जी, देन वंस अगेन लाइफ स्टाइल और जो हाइजेनिक कंडीशन है हमारी, उसी वजह से एंटी इन्फेक्टिव्स की ज़्यादा यहाँ पर ज़रूरत पड़ती है हमें पाकिस्तान की फार्मा मार्केट में। फाइन जी, बाकी इसमें आई थिंक कैसी कोई बात नहीं। चलिए आगे चलते हैं। अच्छा जी, देन पाकिस्तान की नंबर्स 2017 जो हमने कितने नंबर देखे थे पाकिस्तान की फार्मा मार्केट में? 700 प्लस थे ना जी? कितनी थी कंपनी जी? रही 759। तो 759 कंपनीज में से जो टॉप की 100 कंपनीज हैं वो 97% मार्केट वैल्यू वो 100 कंपनीज जनरेट करती हैं। बाकी जो 697 कंपनीज हैं वो सिर्फ 300% मार्केट वैल्यू जनरेट करती हैं। ठीक है जी, यानी कि जो 325 बिलियन रुपीस की जो मार्केट है पाकिस्तान फार्मा की, उस 325 बिलियन का 97% यानी कि अप्रोक्सीमेटली 320 बिलियन सिर्फ टॉप की 100 फार्मास्यूटिकल्स जनरेट करती हैं। रेस्ट ऑफ 600 प्लस फार्मा कंपनीज की कंट्रीब्यूशन सिर्फ 2.93% वैल्यू है। अच्छा जी, ये बात समझ में आई आपको? पहला पॉइंट समझ में आया? जी सर। ठीक है, यानी कि अगर किसी फैमिली में अगर 10 लोग हैं वर्किंग करने वाले और फैमिली इनकम अगर 100,000 है तो 10 में से सिर्फ 2 लोग या 97% जो उसका बनेगा टॉप का, वो 97% अर्निंग करके ला रही है उस कंट्री में। ठीक है,
ऑलराइट जी। वन सेकेंड, टॉप 100 फार्मास्यूटिकल कंपनीज के पास 96% शेयर है मार्केट का यूनिट वाइज। जितने टोटल डोजेज फार्म यूनिट्स सेल हो रहे हैं उसका 96% कितने सेल हो रहे हैं टोटल जी? ये टोटल है यूनिट वाइज। तो इस यूनिट का 96% यूनिट सिर्फ टॉप की 100 कंपनी सेल करती है। बाकी 600 कंपनीज 4% सेल करते हैं। ओके जी, तो टॉप 100 मॉलिक्यूल्स पाकिस्तान में जो टॉप के 100 मॉलिक्यूल्स है वो 61% उनके पास मार्केट शेयर है। यानी कि पाकिस्तान फार्मा मार्केट का 61% जो है वो टॉप के 100 मॉलिक्यूल से निकल के आता है। बाकी जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं, कितने मॉलिक्यूल्स है हमने जो अभी स्लाइड में देखा था किसी के सवाल के जवाब में, आई थिंक 1500 के आसपास थे। तो 1500 में से जो 100 मॉलिक्यूल्स है वो 61% की मार्केट बना के देते हैं और बाकी सारों के पास 39% है। टॉप 100 ब्रांड्स जो कि ब्रांड्स है इनोवेटिव प्रोडक्ट्स, जो फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स इनोवेटिव ब्रांड्स के तौर पर सेल होती हैं, उनके पास 33% मार्केट शेयर है। बाकी दूसरे ब्रांड्स 67% बनाते हैं। टॉप 10 थेराप्यूटिक क्लास 93% शेयर है मार्केट का जी, टॉप 10। बाकी 6 के पास 7% शेयर है। तो टॉप 10 हमने यहाँ कितनी क्लासेस थी हमारे पास? ये है ना 6 के। तो यानी कि यहाँ तक का जो बिजनेस आ रहा है ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो बिजनेस आ रहा है ये कितना है जी? 93%। और बाकी 6 के पास सिर्फ 7% बिजनेस बचता है थेराप्यूटिक कैटेगरीज में। ओके जी, 2017 में जो न्यू प्रोडक्ट लॉन्चेस हुई हैं उन्होंने 2 बिलियन रुपीस का कंट्रीब्यूशन मार्केट में किया है, सेल्स जनरेट की। ऑलराइट जी, तो अब हम यहाँ तक हमारा थोड़ा मार्केट का जो आउटलुक था वो हमने देख लिया है। अब हम देखेंगे कि मेजर ड्राइवर्स क्या हैं कि पाकिस्तान की मार्केट जो एक्सपेंड हो रही है। ये हमने देखा है कि ग्रोथ पाकिस्तान की मार्केट में कंटिन्यूसली आ रही है, कहीं भी ऐसा नहीं है कि ग्रोथ ना आई हो, ग्रोथ जरूर है। और सिर्फ अगर हम 2014 से लेकर आए तो सिर्फ यहाँ पर 10% से कम गई है, अदरवाइज हर जगह पर 10% से ऊपर ही ग्रोथ रही है। तो ग्रोथ कंटिन्यूसली फार्मा मार्केट पाकिस्तान में मौजूद है। उसके क्या ड्राइवर्स हैं, क्या वजूहात है उसकी जिनकी वजह से ये ग्रोथ आ रही है, तो उसकी तरफ जाने से पहले यहाँ तक अगर किसी का कोई सवाल है तो बताइए। नो सर। ओके जी, तो मेजर ड्राइवर्स ऑफ एक्सपेंशन ग्रोथ जी, कोई पूछना चाह रहा है कुछ? पॉपुलेशन की ग्रोथ जी, पॉपुलेशन इंक्रीज होती जा रही है, पॉपुलेशन बढ़ेगी तो ऑब्वियसली कंजप्शन बढ़ेगी ड्रग्स की, डिजीज बर्डन, ड्रग्स की इनोवेशन क्या है, मार्केटिंग स्किल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, ड्रग ओवर प्रिस्क्रिप्शन बाय डॉक्टर्स, इसको भी हम देखेंगे, और क्या फोर्सेस इसमें शामिल हो सकती है, वो कुछ फैक्टर्स। अच्छा जी, तो पाकिस्तान की पॉपुलेशन 1970 से लेकर कंटिन्यूसली जो है वो इंक्रीजिंग उसकी ट्रेजेक्टरी है, बिल्कुल स्ट्रेट उसकी ट्रेजेक्टरी अपर साइड पे जा रही है। ऑल्दो के जो फैमिली कंट्रोल प्लानिंग या फैमिली प्लानिंग का जो एक सिस्टम इनिशिएट किया गया पाकिस्तान में, उसके बावजूद भी ये ग्राफ जो है वो ऊपर की साइड पे। तो पहले तो ये बताइए कि जी ये कंट्रोल होनी चाहिए पॉपुलेशन पाकिस्तान में, नहीं होनी चाहिए, क्या ख्याल है आपका? सर होनी चाहिए। अच्छा, क्यों होनी चाहिए? सर क्योंकि हमारे पास जो है वो रिसोर्सेज कम होते जा रहे हैं हर चीज़ के, और पाकिस्तान में अब कोई भी बिजनेस की ग्रोथ इतनी ज़्यादा नहीं है, और एक वक्त फिर ऐसा आएगा कि हमारे पास जो है वो
खाने के लिए जो है वो इतनी चीज़ें फिर हमारे पास अवेलेबल नहीं होंगी। अभी भी पानी के इतने ज़्यादा मसले हैं, हर चीज़ के मसले बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। अच्छा, देखें ये बात तो जो आपने बात कही ना, ये बात तो 15वीं 16वीं सदी से ये बात मुसलसल इसी तरह से चलती आ रही है। यानी कि अगर हमसे पहले वाले ये बात इस तरह से सोचते तो फिर हम भी दुनिया में इस वक्त मौजूद नहीं होते। अब इसमें कसूर क्या है? कसूर इसमें रिसोर्सेस का है या हमारी मैनेजमेंट का है? सर मैनेजमेंट का तो बहुत ज्यादा है। यस सर, मैनेजमेंट का है सर, क्योंकि रिसोर्सेज बहुत हैं। अगर हम ये बात कहें ना कि रिसोर्सेज कम है और पॉपुलेशन बढ़ रही है, रिसोर्सेज हमारे फुल नहीं हो रहे, तो सर ये चीज सही नहीं है। रिसोर्सेज बहुत है लेकिन हमें उसकी मैनेजमेंट, इसको यूज करना ठीक नहीं आता। जी हाँ, इसमें सारा हमारा फॉल्ट जो है वो मैनेजमेंट का है। अदरवाइज रिसोर्सेस जनरेट करना हमारी जिम्मेदारी नहीं है। हमारी जिम्मेदारी रिसोर्सेस को मैनेज करना है। और बीइंग अ मुस्लिम हमारा ये वैसे भी फेथ है कि जो रोज़ी है उस रोज़ी में ना सिर्फ डाइट है बल्कि तो ज़िंदगी के जितने भी तकाज़े हैं उसमें एजुकेशन भी है, उसमें शादी भी है, उसमें औलाद भी है, उसमें घर भी है, उसमें तालीम और तरबियत भी है। जितने भी तकाज़े ज़िंदगी की गुजारने के लिए चाहिए वो ज़िंदगी के पैदा करने वाले ने प्रोवाइड करने हैं और वो अपने वादे के मुताबिक उसको प्रोवाइड करता है। बात सिर्फ इतनी सी है कि हम में कितनी दयानतदारी मौजूद है और कितनी मैनेजमेंट हमारे अंदर उसमें मौजूद है। चलें ठीक, बहरहाल ये तो एक अब सेपरेट टॉपिक हो जाएगा। तो पॉपुलेशन, बहरहाल जो हमें डेटा बताता है, हम अपनी उस बात की तरफ वापस आते हैं कि पॉपुलेशन कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग साइड पर है पाकिस्तान में। ठीक जी, अभी करंटली जो कितनी है जी, 22 करोड़ जी भाई, 220 मिलियन की पॉपुलेशन है पाकिस्तान की। तो इस तरह से ये इंक्रीज होती भी आ रही है और 2020 में ये कहाँ तक जाएगी जी? तो ये फिगर तो हमने ऑलरेडी अचीव कर दिया है, सही है ना? ये फोरकास्टेड जो डेटा है ये तो हमने ऑलरेडी अचीव कर दिया है। ओके जी, पाकिस्तान में हेल्थ फाइनेंसिंग का क्या ग्राफ है जी? ज़्यादातर जो 2016 तक जो हेल्थ एक्सपेंडिचर्स हैं या जो फाइनेंसिंग है उसका एक बड़ा पोर्शन आउट ऑफ पॉकेट स्पेंडिंग के थ्रू जाता है, यानी कि लोग अपनी पॉकेट से उसको स्पेंड करते हैं। ठीक जी, यानी कि दूसरी जो वेलफेयर स्टेट्स हैं, वेलफेयर स्टेट्स में गवर्नमेंट हेल्थ स्पेंडिंग ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू आउट ऑफ पॉकेट स्पेंडिंग। हमारी जो हेल्थ मार्केट है, अच्छा टाइम क्या हुआ भाई? टाइम अगर ज़्यादा होने लगे तो मुझे बता दीजिएगा। तो आई थिंक 2:10 तक काफ़ी रहेगा, ठीक है ना? यस सर। ओके जी सर। ओके जी, तो हम क्या बात कर रहे थे कि पाकिस्तान में आउट ऑफ पॉकेट स्पेंडिंग ज़्यादा है एज कम्पेयर टू गवर्नमेंट हेल्थ स्पेंडिंग। दो 2050 तक इसकी फोरकास्ट है कि ये रेशो बढ़ जाएगा। गवर्नमेंट स्पेंडिंग जो है वो इंक्रीज हो जाएगी, $25 तक पर पर्सन तक चली जाएगी गवर्नमेंट स्पेंडिंग पाकिस्तान की पॉपुलेशन पे। लेकिन उसके साथ साथ जो आउट ऑफ पॉकेट स्पेंडिंग है ये भी इंक्रीज होती रहेगी। अच्छा, अब ये डिपेंड करता है कि क्या हेल्थ पॉलिसीज बनेंगी आने वाले सालों में। अब जैसे करंट जो हमारे ईयर्स चल रहे हैं इसमें केपीके में और पंजाब में और इवन के आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर में हेल्थ इंश्योरेंसेस गवर्नमेंट की तरफ से प्रोवाइड की गई हैं, हेल्थ कार्ड्स प्रोवाइड किए गए हैं और यूनिवर्सल इंश्योरेंसेस प्रोवाइड किए गए हैं। तो उसकी बेसिस पे ये फिगर थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। गवर्नमेंट जितनी ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाएगी फार्मास्यूटिकल मार्केट की परचेजिंग में, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स की परचेजिंग में, उतना ही ज़्यादा प्राइसिंग का जो है ना वो प्रॉब्लम आएगा फार्मास्यूटिकल कंपनीज को। ठीक है ना? यानी कि एक ओपन मार्केट में जब आउट ऑफ पॉकेट स्पेंडिंग हो रही है, कस्टमर अपनी पॉकेट से उसने स्पेंड करना है, तो हमने मार्केटिंग एक्टिविटीज करनी है। डिफरेंट कई तरह के एडवांटेजेस, बेनिफिट्स, कैरेक्टरिस्टिक्स को हम सेल कर सकते हैं। लेकिन जब प्रीपेड प्राइवेट स्पेंडिंग होती है यानी कि इंश्योरेंस या जो है वो गवर्नमेंट हेल्थ स्पेंडिंग जब ज़्यादा होने लगेगी
तो गवर्नमेंट जब हेल्थ स्पेंडिंग करेगी तो गवर्नमेंट के लिए सबसे पहला जो फैक्टर होगा वो क्वालिटी के बाद जो पहला फैक्टर आएगा वो प्राइस का होगा। राइट जी, तो ये स्पेंडिंग का। 1 सेकेंड, पॉपुलेशन हिस्टोरिकली हाईएस्ट ग्रोथ रेट है पाकिस्तान में हिस्टोरिकली, और अभी भी कंटिन्यू है ग्रोथ रेट, यानी कि ऐसा नहीं है कि ये जो हमने फिगर देखी है प्रीवियसली, इसमें कहीं पर भी ऐसा नहीं है कि ये फिगर कहीं यूं जाके कभी यूं भी आ गई हो, फिर यूं जाके कभी यूं भी आ गई हो, या बिल्कुल नीचे आ गई हो, इस तरह से नहीं है। नेगेटिविटी इसमें कहीं भी नहीं है, कंटिन्यू है, ग्रोथ रेट पे है और कंटिन्यू चल रही है। 2030 में पॉपुलेशन इसकी फोरकास्टेड है 250 मिलियन पे चली जाएगी, और 2050 में 300 मिलियन पे, यानी कि अगले 30 सालों में हम 22 करोड़ से जो है वो 30 करोड़ पे चले जाएंगे। तो जब पॉपुलेशन इंक्रीज होगी तो अभी की पॉपुलेशन की फार्मास्यूटिकल नीड्स को मीट करने के लिए अगर 800 फार्मा कंपनीज हैं तो 300 मिलियन की नीड्स को एड्रेस करने के लिए ये मार्केट फर्दर एक्सपेंड होगी। पॉपुलेशन इसका ड्राइविंग फैक्टर बन गया फार्मा मार्केट की ग्रोथ के लिए। ठीक है ना, ये समझ गई बात, समझ में आ गई? यस सर। ओके, तो इस तरह से ये हमारा मेजर ड्राइवर बन गया पाकिस्तान की फार्मा मार्केट की एक्सपेंशन के लिए। ओके जी, देन जो जीडीपी है हमारा उसका 1% स्पेंड किया जाता है हेल्थ पर, गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट की फॉर्म पर। ठीक है जी, तो तकरीबन ये सबसे कम है दुनिया में जो गवर्नमेंट की तरफ से स्पेंड किया जाता है पाकिस्तानी पॉपुलेशन की हेल्थ के ऊपर। ये दुनिया का सबसे कम तरीन रेट है और साउथ एशियन रीजन में भी सबसे कम तरीन इन्वेस्टमेंट है स्पेंडिंग। ठीक है जी, तो आप शायद आपने इंटीरियर जो हमारे रूरल एरिया से वहाँ की जो हॉस्पिटल्स हैं, वहाँ की जो हेल्थ कंडीशंस हैं वो आपने शायद नहीं देखी होंगी। अगर आप कभी उनको देखने का आपको मौका मिले तो आपको आइडिया होगा कि ये बात वाकई में सच है कि पाकिस्तान में सबसे लोवेस्ट, दुनिया की सबसे लोवेस्ट स्पेंडिंग है हेल्थ की गवर्नमेंट की तरफ से। आल्दो के जो करंट स्टेप्स लिए जा रहे हैं, जो हेल्थ कार्ड्स और यूनिवर्सल इंश्योरेंसेस प्रोवाइड की जा रही हैं पंजाब और केपीके में, तो उनसे फिर हम आने वाले नेक्स्ट ईयर्स में देखेंगे कि क्या इम्पैक्ट जो है वो पॉपुलेशन की हेल्थ पर आता है। ओके जी, तो पॉपुलेशन वंस अगेन, जब पॉपुलेशन बढ़ेगी तो इसके साथ साथ प्रिविलेंस भी इंक्रीज होगी और डिजीज की लेंथ और सीवियरिटी और डिजीज का बर्डन, ये सारी चीज़ें जो है वो एज अ एक्सपेंशन फैक्टर के तौर पर काम कर रही होंगी फार्मा मार्केट के लिए। और थ्योरेटिकली हायर पॉपुलेशन का मतलब है कि हायर डिमांड है, पॉपुलेशन ज़्यादा होगी डिमांड ज़्यादा होगी, डिमांड ज़्यादा होगी तो फार्मा कंपनीज इंक्रीज होंगी, इनको ज़्यादा प्रोडक्ट्स भी लानी होंगी और बिजनेस अपना एक्सपेंड होगा फार्मा कंपनीज का। तो ये एक ऐसा फैक्टर है पॉपुलेशन का जिस पर जनरली जो हमारे थिंक टैंक्स हैं फार्मा के पाकिस्तान के, वो इस पे एग्री करते हैं कि पॉपुलेशन हमारा मेजर ड्राइविंग फोर्स है पाकिस्तान की फार्मा मार्केट का। अच्छा जी, ओके। तो ये थ्योरेटिकली हमारी पॉपुलेशन हायर डिमांड आती है। इसके साथ साथ जो हमारे एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं, एनवायरमेंटल फैक्टर्स आपको अगर आप मुझसे पूछें तो मैं जब कराची में नया आया था 2005 में, और जैसा मैंने कराची 2005 में देखा था, आज कराची उससे बहुत ही ज्यादा गंदा है, बहुत ही ज्यादा गंदा है। जी सर। ठीक है ना, तो बजाय ये कि इसको एक ये जो 15 साल गुजरे हैं उसमें जो डेवलपमेंट होने के बजाय ये मजीद पीछे की तरफ कराची गया है, खंडराट की तरफ गया है। जितनी डस्ट हम अगर 1 घंटे के लिए बाहर रहें तो जितनी डस्ट हम अपने लंग्स में भर के लाते हैं, ये सारे फैक्टर्स फिर जब एग्जैजरेट करते हैं इस फैक्टर को, ये जो हमारे पास फैक्टर है इसको एग्जैजरेट करते हैं, जिसकी वजह से प्रिविलेंस भी बढ़ेगी, डिजीज की लेंथ भी बढ़ेगी, उनकी सीवियरिटी भी बढ़ती है और बर्डन ऑफ डिजीज इंक्रीज होगा। फिर जब ये सारी चीजें होंगी तो ऑब्वियसली मार्केट फार्मा की एक्सपेंड हो जाएगी। जी सर। ठीक है जी। अच्छा, लेकिन अब ये कहीं ना कहीं ये चीज कॉन्फ्लिक्ट भी खा जाती है, पर्टिकुलरली जैसे कि
जॉर्डन एक ऐसा कंट्री है जिसकी पॉपुलेशन सिर्फ 7.59 मिलियन है और हमारी पॉपुलेशन जो है वो कितनी है जी? 220 मिलियन, 22 करोड़ की जी। तो हम 220 मिलियन के हैं और जॉर्डन जो है वो 7.5 मिलियन का है और उसकी एक्सपोर्ट 951 मिलियन डॉलर्स की है और हमारी एक्सपोर्ट सिर्फ 200 मिलियन डॉलर्स की है। तो एक तो रीजन ये हो सकता है कि जी हमारी चूंकि पॉपुलेशन ही ज्यादा है तो हमारे अपने लिए ही जो है वो मेडिसिन को पूरा नहीं कर पा रहे, एक फैक्टर ये हो सकता है। लेकिन अगर मुझसे कोई पूछे तो मैं कहूँगा नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि अगर ऐसी बात होती तो फार्मा मार्केट में बहुत ज्यादा कंपटीशन नहीं होता। अगर ये बात होती कि हम डिमांड को मीट नहीं कर पा रहे पाकिस्तान के, तो इस स्लाइड में हमारे पास पॉइंट है, पॉपुलेशन को रिलेट किया गया है एक्सपोर्ट की कैपेसिटी के साथ। कि जॉर्डन एक छोटा, हमारे मुकाबले में एक छोटा सा मुल्क है सिर्फ 7.5 मिलियन का, जो कि हमसे 5 टाइम्स, अप्रोक्सीमेटली 5 टाइम्स ज्यादा एक्सपोर्ट कर रहा है फार्मा की प्रोडक्ट्स में। क्या फैक्टर्स हो सकते हैं दूसरे इसके साथ इसमें कि उनकी रिसर्च उनके पास ज्यादा है, वैल्यू एडिंग प्रोडक्ट्स में उनकी ज्यादा है, उनके ट्रेड एग्रीमेंट्स आपस में जो दुनिया के डिफरेंट ममालिक हैं उनके साथ अच्छे हुए हैं और उनकी डोमेस्टिक मार्केट भी साथ में स्ट्रॉन्ग है, उनकी फैसिलिटीज है उनके पास, उनके पॉलिटिकल किसी किस्म के प्रॉब्लम्स नहीं है, कोई पॉलिटिकल थ्रेट्स वगैरह उनको नहीं है, ये सारी चीजें हैं। ठीक है जी। अच्छा, देन एज वाइज डिस्ट्रीब्यूशन अप्रोक्सीमेटली समवॉट सेम ही है हमारे पास, मेल और फीमेल के रेशियोज डिफरेंट एज ग्रुप्स में। ठीक है जी, माइनर सा डिफरेंस है, आई थिंक फीमेल्स 51% है पाकिस्तान में, ऐसा ही ना? यस सर जी 51 ऑलराइट जी। तो अगर ये हम एज ग्रुप का देखें, एज ग्रुप का 0 से लेकर 100 तक का देखें, तो हमारे पास सबसे बड़ी बार्स जो है वो यंगर एजेस में है, यानी कि एक अच्छा खासा पोर्शन हमारे पास, ये सारा पोर्शन अगर हम जमा कर दें 18 तक के पोर्शन को अगर हम जमा कर दें तो ये अप्रोक्सीमेटली इक्वल हो जाएगा ऊपर वालों के, बाकी तमाम के। जी ऐसा ही होगा ना, जैसे ये 6 और 5 हो गया 5.7 है, ठीक है 12 हो गया 17 17 4 4 8 26 30% तक, यहाँ तक अप्रोक्सीमेटली 30 बन जाएगा। तो एक मेजर प्रोपोर्शन हमारे पास, अच्छा 30 और 30 यहाँ पे मेल्स का बनाएंगे ना, तो 60% ही आ गया, 30% फीमेल्स और अप्रोक्सीमेटली 30% मेल्स, तो 60% एक बड़ी मेजॉरिटी, एक बड़ा पोर्शन हमारे पास जो है वो मौजूद है यंगर एजेस का। जी हाँ, कि यंग पॉपुलेशन 60% बन रही है, कंज्यूम नहीं कर रही लार्जर क्वांटिटीज ऑफ मेडिकेशंस की, लेकिन अगर हमने पॉपुलेशन को हम कंट्रोल भी करते रहे और इसी यंगर पॉपुलेशन जब 50s में और 60s में जाके जब ओल्डर एज की तरफ जाएगी तो ज़्यादा कंज्यूम करेगी प्रोडक्ट्स को। ठीक है, यानी कि यंगर पॉपुलेशन हमारी ज़्यादा पोर्शन है अभी हमारे पास, जो कि प्रोडक्ट्स को ज़्यादा कंज्यूम नहीं करते, उनको ज़्यादा नीड्स नहीं होती फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स की। लेकिन ये हमारे पास एक जनरली एक्सेप्टेड एक पॉइंट है, इसको किसी डेटा से वेरीफाइड नहीं है, ये बात किसी डेटा से वेरीफाइड नहीं है कि क्या वाकई ऐसा है या ऐसा नहीं। आपके ख्याल में क्या है? जी भाई, आपके ख्याल में ये बात ठीक है या आप एग्री नहीं करते इससे? बस ये स्लाइड करके फिर हम क्लोज कर देते हैं सेशन। यस सर, ऐसा ही है, क्योंकि जो ओल्डर एजेस वाले जो होते हैं वो ज़्यादा जो है वो मेडिसिन कंज्यूम कर रहे होते हैं, जो अभी यंग है जो वो आगे जाके फिर मेडिसिन जो है वो भी लेंगे ज़्यादा। ठीक, लेकिन ये कि यंगर जो पॉपुलेशन है वो मेडिसिन ले रही होती है हमारे यहाँ ज़्यादा, अगर हम कंपेयर करेंगे तो ये बात ठीक है, लेकिन
एज अ कस्टमर यंगर पॉपुलेशन एग्जिस्ट करती है या बिल्कुल भी नहीं? यस सर करती है, क्योंकि आजकल डायबिटीज और ये बीपी वगैरह की जो डिजीजेज हैं ये यंग में भी बहुत ज्यादा कॉमन होती जा रही हैं। ठीक है जी, ऑलराइट, ठीक है। तो यहाँ तक हम इसको क्लोज करते हैं। एक हमारे पास फैक्टर हमने देख लिया कि हमारे पास पॉपुलेशन है, दूसरा फैक्टर हमारे पास एज का है, लेकिन इस पे लोग जनरली एक्सेप्ट करते हैं कि हाँ जी इसी तरह की बात है, लेकिन डेटा से वेरीफाई ये बात नहीं है हमारे पास कि यंगर पीपल जस्ट टू कंज्यूम नहीं कर रहे, क्वांटिटीज टू कंज्यूम नहीं कर रहे। ये थ्योरेटिकल बात है, एक्सेप्टेड बात है। पाकिस्तान में किसी ने इसके ऊपर कोई रिसर्च नहीं कर रखी कि ऐसा है भी या ऐसा नहीं। ओके जी, तो कोई सवाल है यहाँ तक किसी का तो बता दीजिए। नहीं सर, यहाँ तक तो क्लियर है। चलें ठीक जी, तो कल इंशाल्लाह फिर मिलते हैं आपसे। क्लियर सर। जी ओके सर, जी, अल्लाह इंशाल्लाह। हाफिज। अल्लाह हाफिज सर। अल्लाह हाफिज।